कल हमने यहाँ पर पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ रेशियो क्या क्या होता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ रेशियो कौन कौन से होते हैं, तो हमने कुछ टाइप्स ऑफ रेशियो के बारे में बात की थी। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर लिखा हुआ है इक्वल रेशियो, अनइक्वल रेशियो, इक्वल रेशियो, इनवर्स रेशियो, कंपाउंड रेशियो, डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट रेशियो। तो हम इसके आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ रेशियो में कंटिन्यू करते हैं। तो नंबर 5 तो कल हमने पढ़ ही लिया था। डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है? डुप्लीकेट रेशियो में बस स्क्वायर कर देते हैं, एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट दोनों का स्क्वायर कर देते हैं, और ट्रिप्लीकेट रेशियो में दोनों का क्यूब कर देते हैं। नंबर 6 सब डुप्लीकेट। अच्छा, इन जो रेशियो जो कल मैंने तुम्हें पढ़ाए थे उनमें तुम्हें कोई प्रॉब्लम लगी टाइप्स ऑफ रेशियो में? किसी को भी कोई प्रॉब्लम लगी हो तो पूछ लेना मेरे से। कल जो भी मैंने टाइप्स ऑफ रेशियोज पढ़ाए थे तुमने एक बार, मैंने कहा था एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेना। तुम्हें कोई प्रॉब्लम लगी इनमें? ठीक है सर। तो सब डुप्लीकेट एंड सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। अच्छा देखो, सब डुप्लीकेट सब ट्रिप्लीकेट रेशियो होता क्या है, मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। पहले तो मैं लिख देता हूँ क्या होता है। जैसे मान लो कि हमें रेशियो दिया हुआ है ए रेशियो, और हमें कहा गया है कि इसका सब डुप्लीकेट बनाओ। अगर डुप्लीकेट बनाने को बोलता तो हम दोनों साइड का स्क्वायर कर देते। अगर ट्रिप्लीकेट बनाने को बोलता तो हम दोनों साइड का क्यूब कर देते। लेकिन बोल रहा है कि सब डुप्लीकेट बनाओ, तो सब डुप्लीकेट बनाने के लिए हम क्या करेंगे? दोनों साइड का रूट कर देंगे, ए का भी रूट कर देंगे और बी का भी रूट कर देंगे। ठीक है, रूट ए रेशो रूट बी। अच्छा, सब ट्रिप्लीकेट बनाने को बोले, मान लो बोले कि ए टू बी का सब ट्रिप्लीकेट बनाओ। ठीक है, तो हम दोनों साइड का क्यूब रूट कर देंगे। क्यूब रूट को ऐसे लिखा जाता है, रूट के साथ में 3 लिखा जाता है। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ ए एंड क्यूब रूट ऑफ, क्यूब रूट में रूट के साथ में 3 लिखा जाता है यार। ठीक है, तो ऊपर जो मैंने बनाया है उसको रूट बोलते हैं, उसको स्क्वायर रूट बोलते हैं। ठीक है, रूट है, स्क्वायर रूट है, अंडर रूट है, हम ऐसा बोलते हैं, और इसको हम क्यूब रूट बोलते हैं। तो यहां पर ध्यान देना कि सब डुप्लीकेट अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन देगा ना, मैं कोई एग्जांपल दूंगा सब डुप्लीकेट का, तो सब डुप्लीकेट में जो भी मैं नंबर लिखूंगा ना, वो मैं परफेक्ट स्क्वायर लिखने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो सब डुप्लीकेट में जो भी नंबर्स लिखे जाएंगे ज्यादातर वो परफेक्ट स्क्वायर ही होते हैं, ज्यादातर बोल रहा हूं मैं। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर ही होते हैं, और सब ट्रिप्लीकेट में ज्यादातर जो नंबर्स होते हैं वो परफेक्ट क्यूब्स होते हैं। अच्छा, परफेक्ट स्क्वायर्स के कुछ एग्जांपल्स बता सकते हो तुम्हें? परफेक्ट स्क्वायर्स के एग्जांपल। परफेक्ट स्क्वायर होता है जैसे 1 परफेक्ट स्क्वायर है, उसके बाद 4 परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि 4 स्क्वायर होता है 2 का, 9 परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, उसके बाद 16 परफेक्ट स्क्वायर है, 25 परफेक्ट स्क्वायर है, 36 परफेक्ट स्क्वायर है, 49 परफेक्ट स्क्वायर है, 64 परफेक्ट स्क्वायर है, 81 परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर। और परफेक्ट क्यूब क्या होते हैं? जैसे 1 एक परफेक्ट क्यूब है, 8 परफेक्ट क्यूब है क्योंकि 8 क्यूब होता है 2 का, 27 एक परफेक्ट क्यूब है क्योंकि वो क्यूब होता है 3 का, 64 एक परफेक्ट क्यूब है क्योंकि वो क्यूब होता है 4 का, 125 एक परफेक्ट क्यूब है क्योंकि वो क्यूब होता है 5 का, 216 एक परफेक्ट क्यूब है क्योंकि वो क्यूब होता है 6। तो अगर सब डुप्लीकेट रेशियो बनाने को बोला जाएगा ना, तो नंबर ऐसे लिखे जाएंगे जो परफेक्ट स्क्वायर। तो जैसे सब डुप्लीकेट का बोल दे कि फाइंड द सब डुप्लीकेट ऑफ दिस, 4:9 का सब डुप्लीकेट कर, 4:9 का सब डुप्लीकेट कर, तो तुम क्या कर दोगे? 4 का रूट कर दोगे और 9 का रूट कर दोगे। अब 4 का रूट क्या होगा? 4 का रूट होगा 2, 9 का रूट होगा 3, तो आंसर हो गया 2:3। आंसर हो गया 2:3। तो सब डुप्लीकेट से, यानी तुम्हें कोई रेशो देके उसका सब डुप्लीकेट निकलवाना चाह रहा है, तो ज्यादातर वो है ना परफेक्ट स्क्वायर ही देते हैं। ठीक है, वो इम्परफेक्ट स्क्वायर दे सकता है लेकिन 99% वो परफेक्ट स्क्वायर ही देते हैं। अच्छा, अगर वो सब ट्रिप्लीकेट की बात कर रहा है तो वो परफेक्ट क्यूब देगा। वो बोलेगा फाइंड द रूट ऑफ, यानी सब डुप्लीकेट ऑफ
27:64। अच्छा, 27:64 का सब ट्रिप्लीकेट करने को कहा गया, तो हम बोलेंगे 27 का क्यूब रूट रेशो 64 का क्यूब रूट। तो 27 का क्यूब रूट होता है 3, 64 का क्यूब रूट होता है 4, तो ये फिर उसका आंसर हो जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर सब डुप्लीकेट के लिए देगा और परफेक्ट क्यूब सब ट्रिप्लीकेट के लिए देगा। तो 27 किसका क्यूब होता है 3 का, तो 27 के लिए 3 आ गया, और 64 किसका क्यूब होता है 4 का, तो 64 के लिए 4 आ गया। ठीक है, तो ये है सब डुप्लीकेट सब ट्रिप्लीकेट। नोट डाउन कर लो इसको भी एक बार, सब डुप्लीकेट एंड सब ट्रिप्लीकेट को। नेक्स्ट नंबर 7, नंबर 7 ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यूड रेशियो, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। नंबर 7 है कंटिन्यूड रेशियो। तो हमने पढ़ा इक्वल अनइक्वल, उसके बाद हमने पढ़ा इनवर्स, डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, सब डुप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट। ठीक है, फाइनली कंपाउंड भी पढ़ा हमने बीच में। तो अब हम पढ़ रहे हैं कंटिन्यूड रेशियो। कंटिन्यूड रेशियो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए। पहले तो कंटिन्यूड रेशियो होता क्या है इसके बारे में बात करूँ। मान लो हमारे पास में बहुत सारे रेशियोज, जैसे कि ए रेशियो बी, बी रेशियो सी, सी रेशियो डी। हमारे पास 3 रेशियो है, ए बी, बी सी एंड सी डी, और हमें बोला गया है कि इनको यूज करके कंटिन्यूड रेशियो बनाओ। तो आंसर होगा ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो, ये इसका कंटिन्यूड रेशियो है। ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, ये इसका आंसर है। ठीक है, एग्जाम्पल समझना, एग्जाम्पल से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल से समझना। फॉर एग्जाम्पल हमारे को रेशियो दिया हुआ है, मान लो कि ठीक है, सॉरी, फॉर एग्जाम्पल हमें देखो ऐसे कुछ रेशियोज गिवन, क्वेश्चन गिवन है कि 2:7, 4:5, 3:8 का कंटिन्यूड रेशियो बनाओ। हमारे पास 3 रेशियोज गिवन है, 2:7, 4:5 और 3:8, और क्वेश्चन बोल रहा है इनका कंटिन्यूड रेशियो बनाओ। अब इनका जब कंटिन्यूड रेशियो बनाते हैं तो बनाने का तरीका देखना थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेकिन समझना, इस तरीके को समझ। देखो हमारे पास गिवन है ए बी, बी सी एंड सी डी, ए रेशो बी, बी रेशो सी, सी रेशो डी। तो हमारा जो कंटिन्यूड रेशो बनेगा ना, वो बनेगा ए रेशो बी रेशो सी रेशो। अच्छा, पहले वाला रेशो हमें गिवन है 2:7, तो 2:7 है ए रेशो बी, तो हम इसको ए और बी के साथ में लिख देते। ठीक है, अच्छा दूसरा वाला रेशो गिवन है 4:5, तो वो है बी रेशो सी, तो मैं इसको बी और सी के साथ में लिख देता हूँ, बी के साथ में बी लिख देता हूँ, सी के साथ में सी लिख देता हूँ। और तीसरा जो रेशो है वो है C:D, तो मैं इसको लिख देता हूँ सी के साथ में 3 और डी के साथ में। ठीक है, दोबारा से देख, हमारे पास में जैसे क्वेश्चन बोल रहा है कि 2:7, इफ ए रेशो बी इज 2:7, B ratio C is equal to 4:5 and C ratio D is equal to 3:8 है। तो फाइंड द कंटिन्यूड रेशियो, तो हमें कंटिन्यूड रेशियो को फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब कंटिन्यूड रेशियो का अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, हमें इसको इस तरह से लिखना पड़ेगा, A रेशियो B रेशियो C रेशियो D
अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो पहले हम a रेशो b लिखेंगे, तो a रेशो b हो गया 2:7। अब देखना यहाँ पे समझना, हमें यहाँ पर है ना ये चारों वैल्यूज लिखनी है। ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ 2:7 लिख के छोड़ दें, थोड़ा सा स्पेसिफिक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना कैसे करेंगे। मैं दोबारा से बता देता हूँ। a रेशो b गिवन है 2:7, तो मैंने a रेशो b 2:7 लिख दिया। अब b रेशो c गिवन है 4:5। अब मैं b को तो यहां पर लिख नहीं सकता कि 4 को भी इसके साथ मर्ज करके लिख दूं, तो मैं नीचे लिख दूंगा 4:5। और c रेशो d गिवन है, तो c रेशो d कितना दिया हुआ है, c रेशो d दिया हुआ है 3:8, तो मैं 3:8 यहां पर लिख देता हूं। ठीक है, अब देखो पहली जो वैल्यूज गिवन है, यानी पहला जो पेयर है 2:7 का, इसके बाद वाली वैल्यूज मेरे को फिल करनी है। ये पूरा फिल करना है, ये पूरा भर जाना चाहिए। ऐसे ये और ये भी भर जाना चाहिए और ये भी भर जाना चाहिए। सारी की सारी वैल्यूज आनी चाहिए, क्योंकि मेरे को ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी, ना कि मेरे को ए बी सी डी या बी सी इनकी वैल्यू निकालनी, मेरे को ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी। तो देखो कैसे करते हैं, 2:7, इसके बाद वापस से रेशो लिखते, 7 के बाद वाले नंबर मिसिंग है ना, 2:7 है ना, ये तो मेरे को क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है। 7 के बाद वाले नंबर मिसिंग है, तो हम उनको 7 ही कंटिन्यू करते। 7 के बाद वाले नंबर मिसिंग है, तो हम उनको 7 ही कंटिन्यू करते। ठीक है, नेक्स्ट समझो। नेक्स्ट रेशो दिया हुआ है 4:5। 4:5 देखो बीच में लिखा हुआ है, तो मतलब पहले वाला नंबर भी मिसिंग है और बाद वाला नंबर भी मिसिंग। 4:5 से पहले वाला नंबर भी मिसिंग है, 4:5 के बाद वाला नंबर भी मिसिंग। तो 5 के बाद वाला नंबर मिसिंग है ना, 5 के बाद वाला नंबर मिसिंग है, 5 के बाद, तो मैं इसको 5 ही कंटिन्यू कर। और 4 से पहले वाला नंबर मिसिंग है, तो मैं इसको 4 ही लिख। ठीक है, अच्छा लास्ट वाले रेशो में 3 से पहले वाले नंबर मिसिंग है, तो 3 से पहले वाले नंबर मिसिंग है ना, तो मैं 3 को ही कॉपी कर दूंगा दोनों से। यहां पर ये भी जो भी मैंने लिखा है, जो भी मैंने इंटरप्रिटेशन लिखा है यहां पर, क्या ये तुम्हें समझ में आ रहा है कि कैसे किया है मैंने? जो भी इंटरप्रिटेशन मैंने यहाँ पर लिखा है, क्या तुम्हें समझ में आया तुम लोगों को कि मैंने कैसे लिखा है इसको? ठीक है, अब ऐसा करने के बाद क्या करते हैं, ऐसा एक बार हो गया, ऐसा करने के बाद क्या करते हैं, ऐसा करने के बाद ऑब्जर्वेशन करते हैं। देखो हमारे पास कुछ वैल्यूज ए की आ गई, कुछ वैल्यूज बी की आ गई, कुछ वैल्यूज सी की आ गई, कुछ वैल्यूज डी की आ गई, ऐसा कुछ वैल्यूज आ गई हमारे पास। कुछ वैल्यूज ए की है, कुछ वैल्यूज बी की है, कुछ वैल्यूज सी की है, कुछ वैल्यूज डी की। ठीक है, ए की वैल्यू है 243, बी की वैल्यू है 743, डी की वैल्यू है ई की वैल्यू, सी की वैल्यूज है डी की वैल्यूज। इनको बस आपस में मल्टीप्लाई कर लो, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, बस दैट्स इट। अब एक ही सारी वैल्यूज को अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 24। बी की अगर सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करोगे, तो ये हो जाएगा 84। सी की अगर सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा 105। और डी की अगर सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करो,
तो ये हो जाएगा 280, 8×5 = 40, तो 280 हो जाएगा। तो रेशो बन गया, कंटिन्यूड रेशो बन गया 24:105:280, ये रेशो बन गया। ये हमारा आंसर है। दिक्कत इसमें किसी को? पक्का कोई दिक्कत नहीं है? तुम लोग एक क्वेश्चन मैं तुम्हें और समझाऊं या तुम लोग खुद ट्राई करना चाहते हो? एक क्वेश्चन मैं तुम्हें समझाऊं या तुम लोग खुद ट्राई करना चाहते हो? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तुम लोग खुद ट्राई करना चाहते हो तो एक बार तो ये नोट डाउन कर लो, ताकि तुम्हारे पास एक एग्जांपल रहे। तुम इसको नोट डाउन कर लो एक बार, फिर अपन करते हैं। ठीक है, कर लिया सबने? चलो अब मैं एक ऐसे रैंडम क्वेश्चन दे रहा हूँ। A:B गिवन है 4:7, B:C गिवन है 3:5, C:D गिवन है 2:11। ठीक है, देन फाइंड A रेशियो B रेशियो C रेशियो। इसको फाइंड आउट करना है, इसको फाइंड आउट करना है, ट्राई करो। तो तुम लोगों ने आंसर जो कैलकुलेट किया है, देखो मैं एक बार जल्दी से बता देता हूँ कैसे होगा। पहले लिखोगे 4 7, देखो साथ के साथ ही लिख लेना, 7 के बाद वाली वैल्यूज मिसिंग है ना, तो उसको 7 7 ही कंटिन्यू। नेक्स्ट लिखो, देखो 3 5 को बीच में लिखना है, तो 3 से पहले वाली वैल्यू मिसिंग है तो इसको 3 करो, 5 के बाद वाली वैल्यू मिसिंग है तो इसको 5 करो, और लास्ट में लिखना है 2 11, तो 2 11 को ऐसे लास्ट में लिखना है।
2 से पहले वाली वैल्यूज मिसिंग है तो इसको ठीक करें। ठीक है, तो अब हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 रेशो 42 रेशो 70, और ये हो जाएगा 285, नहीं ये हो जाएगा अपना, मल्टीप्लाई करेंगे तो 55 55 5 से 35 85 385 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा इसका। सबका यही आंसर आ रहा है। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखना, ध्यान से देखो, रेशो बनाने की जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है वो ये होती है कि है ना, कॉमन नहीं होना चाहिए कुछ, सारे के सारे कॉमन फैक्टर्स हटाए जाते हैं। कल मैंने जब तुम्हें रेशो की डेफिनेशन के बारे में बताया था, रेशो की डेफिनेशन के बारे में यही चीज बताई, कॉमन फैक्टर्स शुड बी एलिमिनेटेड, कॉमन फैक्टर्स को हटा देते हैं, कॉमन फैक्टर्स एक भी नहीं रहना चाहिए। अब एक चीज ऑब्जर्व करो, क्या जो ये पहले वाला आंसर आया था इसमें कुछ कॉमन है क्या, इन चारों रेशियोज में, यानी इन चारों टर्म्स में कुछ कॉमन है क्या जिसको हम हटा सकें, इन चारों टर्म्स में कुछ कॉमन है क्या जिसको हम हटा सकें, चारों टर्म्स में कुछ भी कॉमन नहीं है। देखो, पहले वाला नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है, ये 2 का मल्टीपल है, ये लास्ट वाला नंबर भी 2 का मल्टीपल है, लेकिन ये 5 का मल्टीपल, अच्छा ये 5 का मल्टीपल है, ये लास्ट वाला 5 का मल्टीपल है, ये बाकी दोनों नहीं, 3 के मल्टीपल्स भी नहीं, तो कॉमन कुछ नहीं है ना, इसलिए हम उनको एलिमिनेट नहीं करते। अब तुम्हारे वाले आंसर में देखो क्या कुछ कॉमन है, कैसे इन चारों टर्म्स में कुछ कॉमन है क्या, इन चारों टर्म्स में कुछ कॉमन है क्या, नहीं है ना, कुछ भी कॉमन नहीं इन चारों टर्म्स में, क्योंकि पहले वाले 3 नंबर 2 से तो डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन लास्ट वाला 5 से हो रहा है, तो कॉमन नहीं है। लास्ट वाला 5 से हो रहा है, इससे पहले वाला भी 5 से हो रहा है, ये दोनों नहीं हो रहे, ये दोनों नंबर 3 से डिवाइड हो रहे हैं स्टार्टिंग के, लेकिन ये लास्ट वाले दोनों नहीं हो रहे, तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हमें उसको एलिमिनेट नहीं करना है। अगर कॉमन होता तो हम उसको एलिमिनेट करते। अच्छा, कॉमन होता उसको हम एलिमिनेट करते, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मान लो हमारे पास में एक रेशो है A:B, A:B रेशो है 2:5, B:C रेशो है 4:7, और C:D रेशो है 6:5। ऐसे हमारे पास मान लो 3 रेशो, ठीक है, और हमें कहा गया है कि तीनों रेशोज का कंटिन्यूड रेशो बनो। अब कंटिन्यूड रेशो बनाने के लिए देखो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 2 5, अच्छा बाद वाले नंबर मिसिंग है तो उसको 5 5 ही कंटिन्यू, ठीक है, फिर हम लिखेंगे 4 7 बीच में, 7 के बाद वाला नंबर मिसिंग है तो 7, और 4 से पहले वाला नंबर मिसिंग है, फिर हम लिखेंगे 6 5 नीचे लास्ट में, इसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा, इसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा, इस 4 7 को मैं 7 4 कर रहा हूं, इस 4 7 को मैं 7 4 कर, ठीक है, तो 7:4, तो इसके बाद में 4 आ जाएगा, और इससे पहले आ जाएगा 7 आ जाएगा, और लास्ट वाला नंबर है 6:5, तो 6 and 5, ठीक है, तो ये भी हो जाएगा 6, ये भी हो जाएगा 6। अब हम क्या करते हैं, सिंपली इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हम सिंपली इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करने पर जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 742, 284, तो एक आ जाएगा, ठीक है, दूसरा आ जाएगा 742 और 5 240, एक आ जाएगा, नहीं 200, 742 210 आएगा, ये 210 ये वाला आ जाएगा नंबर, ठीक है, उसके बाद ये आ जाएगा 6:30, 120 ये वाला नंबर आ जाएगा, और 25 का 100 100 ये वाला नंबर आ जाएगा,
ठीक है, तो हमारे पास ये सारे नंबर्स आ गए। अब रेशो में हमने पढ़ा है कि रेशो में कुछ भी कॉमन नहीं रहना चाहिए। क्या इन सब में कुछ कॉमन है? क्या इन सब में कुछ कॉमन है? बिल्कुल कॉमन। टू, ये सब टू के मल्टीपल है, ये सारे के सारे नंबर्स टू के मल्टीपल है। तो टू के मल्टीपल है तो ये हो गया 42। टू के मल्टीपल है, ये भी टू का मल्टीपल है, तो ये हो गया 105। क्योंकि टू का मल्टीपल है ना, सबको टू से डिवाइड कर देता है। ये भी टू का मल्टीपल है तो ये हो गया 60, और ये भी टू का मल्टीपल है तो ये हो गया 50। अच्छा, अब देखो, अब कुछ कॉमन है क्या इन चारों नंबर्स में? ये जो चारों टर्म्स आई है, इनमें कुछ कॉमन है क्या? नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। ये फाइनल आंसर है, ध्यान रखना। ठीक है, इसको मत बोल देना ये हमारा फाइनल आंसर नहीं, ये हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये था अपना टाइप्स ऑफ रेशो में कंटिन्यूड रेशो। किसी को कुछ पूछना है कंटिन्यूड रेशो के अंदर? किसी को कोई प्रॉब्लम है कंटिन्यूड रेशो? ठीक है, अब देखो कंटिन्यूड रेशो अपना हो गया है, तो अब कुछ रेशो की प्रॉपर्टी यानी टाइप्स ऑफ रेशो अपना कंप्लीट हो गया। टाइप ऑफ रेशो जो हमने कल स्टार्ट किया था टॉपिक, वो हमारा कंप्लीट हो गया है। तो कुछ प्रॉपर्टीज आगे वाली है वो हम करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखो प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट टॉपिक लिखो प्रॉपर्टीज। और ये प्रॉपर्टीज बहुत ध्यान से समझ, बहुत ध्यान से इनको याद भी रखना, क्योंकि इन प्रॉपर्टीज के बेस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इन प्रॉपर्टीज के। पहली प्रॉपर्टी देखो ध्यान से समझ। फर्स्ट प्रॉपर्टी, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 7a और 7a इज इक्वल टू 5b। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 7a इज इक्वल टू 5b है, और क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द रेशो बिटवीन a एंड b। इस क्वेश्चन को देखकर a और b का रेशो बताओ। इस क्वेश्चन से a और b का रेशो कैलकुलेट करो। अगर क्वेश्चन में दिया गिवन है कि 7 इज इक्वल टू 5p, और क्वेश्चन बोल रहा है कि a टू b के बीच में रेशो बनाओ, तो रेशो कैसे बनाया जाता है? देखो, मैं ना तुम्हें डायरेक्ट तरीका सिखा रहा हूं, लेकिन हम डायरेक्ट तरीका यूज नहीं करेंगे, हम शॉर्टकट यूज करेंगे। देखो, डायरेक्ट तरीका तो ये होता है कि 7a इज इक्वल टू 5p लिख दिया। ठीक है, अच्छा एक चीज और, मैंने शायद तुम्हें बताया नहीं, लेकिन थोड़ा काम आएगा अभी। क्या तुम लोगों को, वैसे शायद मेरे को लगता है तुम्हें पता होना चाहिए, क्या तुम लोगों को ये पता है कि हम a रेशो b को a अपॉन b भी लिख सकते हैं? क्या तुम लोगों को ये पता है कि ये जो रेशो होता है इसको डिवीजन या फ्रैक्शन की तरह भी लिखा जा सकता है? ठीक है, हाँ ठीक है, अगर ये पता है तो मैंने तुम्हें बताया नहीं, मैं थोड़ा भूल गया, मिस कर दिया मैंने ये पॉइंट, क्योंकि ये पॉइंट यहाँ पर काम आने वाला है। ठीक है, हाँ, p अपॉन q के फॉर्म में होता है रेशो, बिल्कुल जैसे यहाँ पर a अपॉन b के फॉर्म में है रेशो। तो देखो यहाँ पर अगर 7 इज इक्वल टू 5b है, तो मैं क्या करता हूँ, 7 को तो साइड चेंज करके इधर ले जाता हूँ, और b की साइड चेंज करके इधर ले आता हूँ। तो जब b अपनी साइड चेंज करके इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, और 7 अपनी साइड चेंज करके जाएगा तो वो भी डिवीजन में चला जाएगा। ठीक है, तो अगर यहां पर ये a अपॉन बी लिखा हुआ है तो मैं इसको a रेशो b भी लिख सकता हूं, और 5 अपॉन 7 लिखा हुआ है तो मैं इसको 5 रेशो 7 भी लिख सकता हूं। ये हमारा आंसर हो गया। यही हमें कैलकुलेट करना कि a टू b का रेशो क्या आने वाला है, यही हमें यहां पर कैलकुलेट करना। ये तो हो गया डायरेक्ट तरीका, लेकिन हम डायरेक्ट तरीका यूज नहीं करें, हम शॉर्टकट यूज करें। कैसे करेंगे शॉर्टकट यूज? तो देखो, मान लो अगर हमें दिया जाए कि 7a इज इक्वल टू 5b है, और फाइंड आउट a रेशो b। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड आउट
ए रेशो बी। तो तुम्हें कुछ नहीं करना है। अगर दो नंबर है ना, अगर दो नंबर है 7A 5B, अगर सिर्फ दो नंबर है तो नंबर अपनी जगह चेंज करके इधर उधर चले। यानी पहले तुम लिखोगे 5 को, बाद में तुम लिखोगे 7। 5 पहले लिखा जाएगा, 7 बाद में लिखा जाएगा। पहले तुम लिखोगे 5 को, बाद में लिखोगे 7। अब इसी प्रॉपर्टी के बेस पर एक और देखो। मान लो लिखा हुआ है 4A इज इक्वल टू 3B। 4A इज इक्वल टू 3B और क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द रेशियो बिटवीन A एंड B। तो तुम क्या बोलोगे, इसका आंसर क्या दोगे? इसका आंसर हो जाएगा 3:2। सिर्फ ऑब्जर्व करके ही बता सकते हो कि इसका आंसर क्या है। तुम्हें जबरदस्ती इसको सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट। दिक्कत इस प्रॉपर्टी में किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो नंबर 2। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो नंबर 2। नंबर 2 भी आसान है। अच्छा, ये तो बात हो गई सिर्फ दो वैल्यूज की। अगर तीन वैल्यू तो क्या करें? मान लो ऐसा लिखा 2A इज इक्वल टू 3B इज इक्वल टू 5C, ऐसा लिखा। और फिर क्वेश्चन बोले कि फाइंड आउट A रेशो B रेशो से। अब इस केस में क्या किया जाए? मैं तुम्हें इसका भी नॉर्मल तरीका सिखा सकता हूं, लेकिन एट द एंड ऑफ डे क्या होगा देखो समझ। पेपर आने वाला है अपना एमसीक्यू बेस्ड। हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जल्दी, क्योंकि हमारे को 1 घंटा मिलेगा पेपर को सॉल्व करने के लिए, और 1 घंटे में हमें 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो लगभग 1 मिनट मिलेगा एक क्वेश्चन के लिए। तो हम जबरदस्ती बड़े बड़े तरीके लगा के, बड़े बड़े नॉर्मल ट्रिक्स लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करने से बेहतर है कि हम शॉर्टकट याद रखें। तो देखो इसका शॉर्टकट, क्या शॉर्टकट है वो समझो। यहां पर मुझे 3 नंबर दिखाई दे रहे, 2, ठीक है, एक मिनट रुको। यहां पर मुझे 3 नंबर्स दिखाई दे रहे। क्या क्या दिखाई दे रहे हैं? 2, 3 एंड 5। 2, 3, 5 का एलसीएम ले लो। 2, 3, 5 का एलसीएम ले लो। तो 2, 3, 5 का एलसीएम कितना है? 3 नंबर दिखाई दे रहे हैं मुझे यहां पर, ठीक है, 2, 3, 5। 2, 3, 5 का एलसीएम ले लो, कितना आएगा? 2, 3, 5 का एलसीएम आएगा बिल्कुल 30 आएगा। 2, 3, 5 का एलसीएम आएगा 30, ठीक है। तो अगर 2, 3, 5 का एलसीएम 30 है, तो 2A को अगर मैं 30 बनाना चाहूं, 2A को 30 बनाना चाहूं तो A की वैल्यू क्या लिखूंगा? 2A को अगर मैं 30 बनाना चाहूं, देखो मैंने क्या किया, मैंने तीनों नंबर्स देखे। मेरे पास 3 नंबर्स है 2, 3 एंड 5। इन 2, 3, 5 का मैंने एलसीएम ले लिया और एलसीएम आया 30। अब मेरे को क्या करना है? मेरे को इन तीनों नंबर्स को 30 में कन्वर्ट करना है। इन तीनों नंबर्स को 30 में कन्वर्ट करना है। तो मैं एक ही ऐसी क्या वैल्यू पुट करूं कि ये पूरा नंबर 30 हो जाए? मैं एक ही ऐसी क्या वैल्यू पुट करूं कि पूरा नंबर 30 हो जाए? एंड दैट नंबर इज 15, क्योंकि 2A इज इक्वल टू 30 होगा, ठीक है, और 2 अपनी साइड चेंज करके इधर आ जाएगा तो A इज इक्वल टू 15 हो जाएगा, ठीक है। चलो, अच्छा B की ऐसी क्या वैल्यू पुट करूं कि वो 30 हो जाए? 10, ठीक है, और C की ऐसी क्या वैल्यू पुट करूं कि वो 30? ये आ गया हमारा आंसर 15:10:6। ये आ गया हमारा आंसर 15:10:6, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लो जल्दी से। मान लो गिवन है 3A इज इक्वल टू 4B इज इक्वल टू 5C और फाइंड आउट A रेशो B रेशो। तो अब देखो 3, 4, 5 का एलसीएम क्या आएगा? सबसे पहले तो 3, 4, 5 का एलसीएम देखो। तो 3, 4, 5 का एलसीएम आएगा 60। 3, 4, 5 का एलसीएम आएगा 60 और कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि 60 पहला ऐसा नंबर है जो 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी डिवाइड होता है।
अच्छा, इसको मेरे को 60 में कन्वर्ट करना है तो ए की वैल्यू क्या पुट करूं? अगर मेरे को 3a को 60 में कन्वर्ट करना है तो ए की वैल्यू मैं पुट करूंगा 20। अगर दूसरी वैल्यू को मेरे को 60 में कन्वर्ट करना है तो मैं इसको पुट करूंगा 15। और तीसरी वैल्यू को अगर मेरे को 60 में कन्वर्ट करना है तो सी की वैल्यू पुट करूंगा मैं 12। बस दैट्स इट, ये मेरा आंसर है। किसी को कोई दिक्कत है तीन वैल्यूज वाला रेशो बनाने में? जो मैंने सेकंड प्रॉपर्टी लिखी है, किसी को कोई प्रॉब्लम है? हम इसको भी 30 बनाने की कोशिश करेंगे, हम इसको भी 30 बनाने की कोशिश करेंगे, और हम इसको भी 30 बनाने की कोशिश, तीनों को हम 30 में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। ठीक है, कर लिया? कर लो नोट डाउन एक बार, इसको नोट डाउन कर लो ताकि तुम्हें याद रहे। हम यहाँ पर एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं इस वाले पॉइंट को हम एलसीएम लेके सॉल्व, इसको भी हमने एलसीएम लेके सॉल्व किया था और एलसीएम आया था 60, और हमने तीनों को 60 बनाया तो ए बी रेशो बी रेशो सी आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? चलो लास्ट प्रॉपर्टी और देख लो, आज की लास्ट प्रॉपर्टी कर रहे हैं, लास्ट प्रॉपर्टी और, अगर ये है ना फ्रैक्शन में गिवन है, मान लो थर्ड, अगर ये सब कुछ फ्रैक्शन में गिवन हो, मान लो ऐसा गिवन हो a/3 इज इक्वल टू b/5 इज इक्वल टू c/6, और फिर क्वेश्चन बोले देन फाइंड आउट a रेशो b रेशो c। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, इन तीनों नंबर्स को हम वन में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, ये जो तीनों नंबर्स है ना, तीन नंबर्स कौन कौन से हो गए? तीन नंबर्स हो गए a/3, b/5, c/6। ठीक है, हम ट्राई करते हैं वन में कन्वर्ट करने का, ट्राई करते हैं वन में कन्वर्ट कर, तो ए की ऐसी क्या वैल्यू फिल करूं कि ये वन हो जाए? यहां पर मैं ए की ऐसी क्या वैल्यू फिल करूं कि ये वन हो जाए? 3। बी की ऐसी क्या वैल्यू फिल करूं कि ये वन हो जाए? 5। और सी की ऐसी क्या वैल्यू फिल करूं कि ये वन हो जाए? 6। तो आंसर हो गया 3:5:6। दिक्कत? इसी क्वेश्चन का एक और एग्जांपल ले लो, मान लो ये उल्टा लिखा होता, ये ऐसा लिखा होता, 2/a इज इक्वल टू 3/b इज इक्वल टू 7/c, और फिर हमें कहता कि फाइंड आउट a रेशो b रेशो, तब भी सेम ट्रीटमेंट ही होता। वैसे है ना, तुम डायरेक्ट वैल्यू देखो, a की वैल्यू डायरेक्ट लिख दी, a के नीचे जो वैल्यू लिखी थी वो डायरेक्ट लिख दी, b के नीचे जो वैल्यू लिखी थी वो डायरेक्ट लिख दी, c के नीचे जो वैल्यू लिखी थी वो डायरेक्ट लिख दी। तो मैं यहां पर भी यही करूंगा, 2:3:7, दैट्स इट, आंसर हो गया, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो अगर फ्रैक्शन में गिवन हो और उससे हमें रेशो बनाना होना, तो वहां पर जो भी वैल्यू फ्रैक्शन में लिखी होगी ना, जो भी वैल्यू लिखी होगी वो वैल्यू एज इट इज आ जाएगी। जैसे 356 लिखा था तो 356 का रेशो बन गया, 237 लिखा था तो 237 का रेशो बन गया। ठीक है, करो कंप्लीट करो इसको।
कर लिया सबने नोट डाउन? ठीक है, चलो फिर आज के लिए इतना ही काफी है। और कल से हम फिर प्रपोर्शन स्टार्ट करेंगे, प्रपोर्शन की प्रॉपर्टीज। प्रपोर्शन क्या होता है, कितने तरह का प्रपोर्शन होता है, टाइप्स प्रॉपर्टीज, फिर अपन कल से स्टार्ट करेंगे। रेशो में सिर्फ इतना ही, ठीक है। तो रेशो में हमने टाइप्स ऑफ रेशो और उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी है, कल हम प्रपोर्शन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो ध्यान रखना तुम लोग।